गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं प्रूव इट, ए साइंटिफिक गाइड फॉर द पोस्ट ट्रूथ एरा। लेखिका एलिजाबेथ फिंकल। एक वैज्ञानिक गाइड फॉर द पोस्ट ट्रूथ एरा। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको ले चलता हूं एक अद्भुत यात्रा पर, सच्चाई की खोज की यात्रा। यह कहानी है उन 5 सिद्धांतों की जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल दिया, और उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने इन सिद्धांतों को परखा। यह कहानी है एलिजाबेथ फिंकेल की किताब प्रूव इट की। बात शुरू होती है एक सवाल से, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। ये सवाल हजारों साल पहले सुकरात ने पूछा था। उनके शिष्य प्लेटो ने एक गुफा का उदाहरण दिया। उस गुफा में कैदी जन्म से जंजीरों में बंधे हैं। वे केवल दीवार पर पड़ती परछाइयां देख सकते हैं। उन्हें लगता है कि यही असली दुनिया है। एक कैदी आज़ाद होता है, गुफा से बाहर निकलता है, धूप में आंखें चुंधिया जाती हैं। वह असली दुनिया देखता है। जब वह गुफा में लौटकर दूसरों को बताता है तो वे उसे पागल समझते हैं। ये कहानी बताती है कि हम अपने विश्वासों में इतने जकड़े हो सकते हैं कि सच्चाई देखना भी मुश्किल हो जाता है। सुकरात ने यह भी कहा, सही जवाब पाना ही ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान तो ये समझना है कि वह जवाब कैसे मिला। ये सवाल हजारों साल तक अनुत्तरित रहा। फिर आया 17वीं सदी का वैज्ञानिक क्रांति का दौर। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, इन खगोलविदों ने माप तौल कर दिखाया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के। फ्रांसिस बेकन ने कहा, सच्चाई वही है जो प्रयोगों से साबित हो। लेकिन असली नायक थे आइजक न्यूटन। उन्होंने कहा, अगर मैंने दूर देखा है तो केवल इसलिए कि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा हूं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। उनके समय में यह अजीब लगता था, सूरज कैसे लाखों मील दूर से पृथ्वी को खींच सकता है। लेकिन न्यूटन का सिद्धांत इसलिए सच साबित हुआ कि उसने सटीक भविष्यवाणियां की। उसने बताया कि हेली का धूमकेतु कब लौटेगा। उसने बताया कि यूरेनस की कक्षा में गड़बड़ी एक अज्ञात ग्रह के कारण है। यह अज्ञात ग्रह बाद में नेपच्यून मिला। न्यूटन ने यह नहीं पूछा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, उन्होंने केवल यह देखा कि यह कैसे काम करता है। अब आते हैं आधुनिक दर्शन पर। डेविड ह्यूम ने चिताया, हम जो देखते हैं उससे सामान्य नियम बनाना खतरनाक है। रोमन काल से यह माना जाता था कि सभी हंस सफेद होते हैं। फिर 1697 में डच कप्तान विलियम डी व्लामिंग ने ऑस्ट्रेलिया में काले हंस देखे। ये सबक है, आज जो सच है कल भी सच रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कार्ल पॉपर ने कहा, विज्ञान सिद्धांतों को साबित नहीं करता बल्कि गलत साबित करने की कोशिश करता है। जो सिद्धांत इन कोशिशों में बच जाता है वही सबसे मजबूत होता है। आइंस्टाइन ने यही किया। 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ तो उन्हें भविष्यवाणी की कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण से तारों की रोशनी मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका सिद्धांत गलत साबित हो जाता। हुआ, और आइंस्टाइन का सिद्धांत और मजबूत हुआ। इमरे लकाटोस ने कहा, वैज्ञानिक अपने सिद्धांत को आसानी से नहीं छोड़ते। जब डेटा उल्टा आता है तो वे बहाने बनाते हैं, सहायक परिकल्पनाएं जोड़ते हैं। थॉमस कुह ने कहा, वैज्ञानिक अपने दायरे में काम करते हैं, अपने सिद्धांत को मजबूत करते हैं। जब बहुत सारे उल्टे सबूत जमा हो जाते हैं तब क्रांति होती है। अब आते हैं असली कहानियों पर। पहली कहानी है कोविड-19 की उत्पत्ति की। 2 सिद्धांत थे। एक, ये वायरस जानवरों से इंसानों में आया, खासकर वुहान के हुआनान सी फूड मार्केट से। दूसरा, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लैब से लीक हुआ। जनवरी 2020 में चीनी वैज्ञानिक झांग योंगजेन ने वायरस का जेनेटिक कोड पढ़ा। उन्होंने इसे अपने सहयोगी एडी होम्स को भेजा। होम्स ने इसे दुनिया के सामने रखा। इससे पीसीआर टेस्ट बनाना संभव हुआ और रिकॉर्ड समय में वैक्सीन विकसित हुई। क्रिश्चियन एंडरसन ने वायरस के स्पाइक प्रोटीन को देखा। उसमें कुछ अजीब था, एक फ्यूरिन क्लीवेज साइट और एक बामच एक स्टिच। एंडरसन ने सोचा, शायद यह लैब में बना है। उन्होंने एडी होम्स को फोन किया, मुझे कुछ बहुत अजीब दिखा। 1 फरवरी 2020 को वैज्ञानिकों की एक टीम ने कॉन्फ्रेंस कॉल की। उनमें थे एंथनी फाउची, जेरेमी फरार, फ्रांसिस कॉलिंस। एंडरसन ने अपने सबूत रखे, लेकिन धीरे धीरे सबूत उल्टे आने लगे। 2 दिन बाद होम्स को अपने सहयोगी टॉमी लैम से ईमेल मिला। पैंगोलिन में एक वायरस मिला था जिसका रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कोविड से मिलता जुलता था। ये प्रकृति का काम लग रहा था। फ्यूरिन क्लीवेज साइट भी दूसरे कोरोना वायरस में पाई गई। एंडरसन ने माना, संभावनाओं का तराजू अब प्राकृतिक उत्पत्ति की तरफ झुक गया। उन्होंने 17 मार्च 2020 को नेचर मेडिसिन में पेपर छापा, द प्रॉक्सिमल ओरिजिन ऑफ SARS-CoV-2। उन्होंने लिखा कि वायरस प्राकृतिक है, लैब में नहीं बना। लेकिन यह पेपर साजिश सिद्धांतों का शिकार बना। लोगों ने कहा कि फाउची ने इन वैज्ञानिकों को सच छुपाने के लिए कहा। माइकल लोरोबे ने इस सिद्धांत को गलत साबित करने की ठानी। उन्होंने वुहान के शुरुआती मरीजों के पते देखे। 12 मिलियन की आबादी वाले शहर में सभी शुरुआती मामले हुआनान मार्केट के आसपास केंद्रित थे। यह उतना ही साफ था जितना 1854 में लंदन के हैजा के मामले ब्रॉड स्ट्रीट पंप के आसपास केंद्रित थे। मार्च 2024 में चीनी सीडीसी ने मार्केट के स्वैब के डेटा जारी किए। उनमें वायरस के 2 अलग अलग स्ट्रेन मिले। अगर एक संक्रमित व्यक्ति ने मार्केट में वायरस फैलाया होता तो एक ही स्ट्रेन होता। 2 स्ट्रेन का मतलब था कि अलग अलग जानवरों से वायरस आया। रैकून डॉग और सिवेट के डीएनए भी मिले, वही जानवर जो 2002 के सार्स के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जून 2023 में रिपोर्ट दी,
सभी एजेंसियां मानती हैं कि SARS-CoV-2 जेनेटिकली इंजीनियर नहीं था, लेकिन सियासत ने सच्चाई को ढक दिया। जनवरी 2025 में CIA डायरेक्टर जॉन रेटक्लिफ ने कहा कि वायरस लैब से लीक हुआ। उनके पास कोई नया सबूत नहीं था, केवल नया विश्लेषण था। दूसरी कहानी है इंसानी उत्पत्ति की। डार्विन ने कहा इंसान अफ्रीका के वानरों से आया। वॉलेस ने कहा एशिया के औरंगुटान से। 100 साल तक वॉलेस सही लग रहे थे। निएंडरथल, जावा मैन, पेकिंग मैन सब एशिया और यूरोप में मिले। फिर 1970 के दशक में इथियोपिया में होमो एक मिला, जो आधुनिक इंसान से काफ़ी मिलता था। केन्या में 1.5 मिलियन साल पुराना टरकाना बॉय मिला, और फिर DNA ने बताया कि सबकी माँ अफ्रीकी थी, अफ्रीकन ईव। 2010 में स्वांते पाबो ने निएंडरथल का जीनोम पढ़ा। उन्हें यकीन था कि आधुनिक इंसानों में निएंडरथल DNA नहीं होगा, लेकिन डेविड रीच के विश्लेषण ने दुनिया चौंका दी। आधुनिक इंसानों में निएंडरथल DNA था। पाबो खुद हैरान थे। इसने मेरे मेंटर एलन विल्सन के आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत को झुठला दिया। उसी साल साइबेरिया की डेनिसोवा केव में एक उंगली की हड्डी मिली। उसका DNA निएंडरथल या होमो सेपियंस से मेल नहीं खाता था। ये थे डेनिसोवन, एक नई प्रजाति जो केवल DNA से पहचानी गई। आज पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में 4-5% डेनिसोवन DNA है। तिब्बतियों को ऊंचाई पर रहने की क्षमता डेनिसोवन जीन से मिली। हम सब मिश्रित हैं, अफ्रीकी, निएंडरथल, डेनिसोवन और शायद और भी प्रजातियां। तीसरी कहानी है मेडिसिन की। सदियों तक दवा विज्ञान नहीं थी। खून निकालना इलाज माना जाता था। स्कर्वी के इलाज के लिए नींबू का इस्तेमाल 1747 में जेम्स लिंड ने किया, लेकिन नेवी को मनाने में 4 दशक लगे। आर्ची कोकरेन ने इस बदलाव की शुरुआत की। स्पेनिश सिविल वॉर में नर्स रहे। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन POW कैंप में डॉक्टर रहे। उन्होंने देखा कि उनकी दवा उतनी ही मार रही है जितना बचा रही है। मुझे डर था कि मैंने अपने दोस्तों की जिंदगी छोटी कर दी। उन्होंने तय किया कि दवा को वैज्ञानिक बनाना उनका मिशन होगा। आज कोक्रेन रिव्यू दवा के सबूतों का सबसे ऊंचा मानक है। कोविड के दौरान आइवरमेक्टिन का क्रेज आया। ये दवा परजीवी कीड़ों के लिए थी। मेलबर्न के डॉहर्टी इंस्टीट्यूट में काइली वेगस्टाफ और लियोन कैली ने पेट्री डिश में दिखाया कि ये वायरस को मार सकती है, लेकिन इंसानों में उतनी डोज देना नामुमकिन थी। फिर भी पेरू ने इसे राष्ट्रीय गाइडलाइन में शामिल किया। पेरू की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पेट्रिशिया गार्सिया ने कहा, मेरे सहयोगी नहीं समझे कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कितनी जरूरी है। 70% पेरुवासी आइवरमेक्टिन ले रहे थे। फार्मेसियों दवा खत्म हो गई। लोग पशुओं वाली दवा लेने लगे। अस्पतालों में लोग जहर खाकर आने लगे। गार्सिया ने बताया, जंगल के आदिवासियों की बाहों पर गल गए घाव थे। उन्हें पशुओं वाली आइवरमेक्टिन लगी थी। बड़े ट्रायल हुए। टुगेदर ट्रायल, एक्टिव 6 ट्रायल, प्रिंसिपल ट्रायल, सबने दिखाया आइवरमेक्टिन बेकार है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। चौथी कहानी है चेतना की। फ्रांसिस क्रिक ने DNA की संरचना ढूंढी, फिर चेतना की तलाश शुरू की। उन्होंने क्रिस्टोफ कोच के साथ मिलकर 1990 में पेपर छापा, टुवर्ड्स अ न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना को परिभाषित करना मुश्किल है। जोसेफ लेडॉक्स ने मजाक किया, इस कमरे में 700 परिभाषाएं हैं। लेकिन क्रिक और कोच ने मापने की कोशिश की चेतना के न्यूरल करेलेट्स। दार्शनिक डेविड चार्मर्स ने इसे द हार्ड प्रॉब्लम कहा। ब्रेन की मशीनरी देखकर यह कैसे पता चलेगा कि लाल रंग देखने का एहसास कैसा होता है। उन्होंने कोच से शर्त लगाई, 25 साल में चेतना के न्यूरल करेलेट्स मिल जाएंगे। कोच ने हाँ कहा। चार्मर्स ने ना। 25 साल बाद 2023 में न्यूयॉर्क में एसोसिएशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की मीटिंग हुई। 2 सिद्धांतों के बीच प्रतियोगिता थी, ग्लोबल न्यूरोनल वर्कस्पेस थ्योरी और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। दोनों के समर्थकों ने मिलकर प्रयोग डिजाइन किए। 256 वॉलंटियर्स, 3 तरह के ब्रेन स्कैनर, 2 प्रयोग। नतीजे आए, दोनों सिद्धांत कुछ हद तक सही, कुछ हद तक गलत। कोच ने चार्मर्स को 1978 की मदिरा की बोतल दी। मैं युद्ध हार गया, लेकिन विज्ञान की जीत हुई। 5वीं और आखिरी कहानी है गुरुत्वाकर्षण तरंगों की। आइंस्टाइन ने 1915 में अपने जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों से भविष्यवाणी की कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें होनी चाहिए। फिर उन्होंने कई बार अपना मन बदला। 1936 में उन्होंने नेथन रोसेन के साथ पेपर लिखा कि तरंगें नहीं होती। पत्रिका ने रिजेक्ट कर दिया। सही समय पर उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे और पेपर बदल दिया। जॉन व्हीलर ने परमाणु बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, फिर ब्लैक होल की तलाश शुरू की। उनके छात्र किप थॉर ने 1966 में कैलटेक में लैब बनाई। जोसेफ वेबर ने एल्यूमिनियम बार बनाए जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों से कंपित हो सकते थे। रेनर वाइस और रोनाल्ड रेवर ने इंटरफेरोमीटर बनाया। यह मशीन 10,000 गुना ज्यादा संवेदनशील थी। 1974 में रसेल हल्स और जोसेफ टेलर ने एक बाइनरी पल्सर खोजा। उसकी कक्षा सिकुड़ रही थी, ठीक उसी दर से जैसी गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलने पर होनी चाहिए। यह पहला अप्रत्यक्ष सबूत था। 14 सितंबर 2015 को LIGO ने पहली बार सीधे गुरुत्वाकर्षण तरंगें पकड़ी। 2 ब्लैक होल टकराए थे, एक 2900 द्रव्यमान का, दूसरा 3600 द्रव्यमान का। उनके टकराने से 6200 द्रव्यमान का ब्लैक होल बना और 300 द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गए। वह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में फैली।
11 फरवरी 2016 को वाशिंगटन प्रेस क्लब में LIGO के डायरेक्टर डेविड राइट्स ने घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को डिटेक्ट किया है, हमने कर दिखाया। तब से LIGO ने 90 से ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण तरंगें पकड़ी हैं। उनसे पता चला कि ब्रह्मांड ब्लैक होल से भरा है, न्यूट्रॉन स्टार के टकराव में सोना और प्लैटिनम बनता है, और आइंस्टाइन का सिद्धांत हर बार सही साबित हुआ। आज 2025 में हम पोस्ट ट्रूथ एरा में जी रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने विज्ञान पर हमला बोल दिया है। NIH का बजट 40% कटने वाला है। नासा, NOAA, ये सब पर कुठाराघात हो रहा है। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, जो देश के सबसे बड़े एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट हैं, अब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने वैक्सीन रेगुलेटर पीटर मार्क्स को निकाल दिया। मार्क्स ने इस्तीफा देते हुए कहा, सच्चाई और पारदर्शिता नहीं चाहिए, केवल झूठ की पुष्टि चाहिए। खसरा अमेरिका में फैल रहा है। 27 राज्यों में 935 मामले, 3 मौतें, सब अनवैक्सीनेटेड बच्चे। कैनेडी कहते हैं, वैक्सीन लेना व्यक्तिगत पसंद है। यह वही कैनेडी हैं जो 2019 में समोआ गए थे, जहां केवल 1/3 लोगों को खसरे का टीका लगा था। उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ भरपूर प्रचार किया। 4 महीने बाद खसरे की महामारी आई, 83 लोग मरे, ज्यादातर बच्चे। जोनाथन राउच ने अपनी किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉलेज में लिखा है, अकादमिया, कानून, पत्रकारिता, सरकार, सभी को एक साझा वास्तविकता पर काम करना होता है, और यह सब वैज्ञानिक पद्धति पर निर्भर है। एक ऐसी पद्धति जो हर सिद्धांत को परखती है और तथ्यों पर भरोसा करती है। 1930 के दशक में स्टालिन ने लाइसेंको के स्यूडो साइंस को बढ़ावा दिया। वाविलोव की जेल में मौत हुई, देश भूखा मरा। माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन ने अकादमिक्स को यूनिवर्सिटी से निकाला, चीन की शिक्षा और रिसर्च को दशकों पीछे धकेल दिया। हिटलर ने जर्मनी की यूनिवर्सिटी से यहूदियों को निकाला और वे अमेरिका चले गए। परमाणु बम बनाया, अमेरिकी विज्ञान को सुपरचार्ज किया। इतिहास बताता है, जब विचारधारा विज्ञान पर हावी होती है तो अंत अच्छा नहीं होता। तो इस दौर में कैसे नेविगेट करें? लेखिका देती हैं कुछ सुझाव। एक्सपर्ट्स के पास जाएं, साइंस और नेचर जैसी पत्रिकाओं में छपा देखें। एक्सपर्ट की राय कंसेंसस पर आधारित होती है। जो वैज्ञानिक अपने क्षेत्र से बाहर राय दे, उसे कम महत्व दें। जो भावनात्मक रिएक्शन भड़काए, उससे सावधान रहें। वैज्ञानिक सबूत कभी काले और सफेद नहीं होते, उनमें एरर के मार्जिन होते हैं, इफेक्टिवनेस के एस्टिमेट होते हैं। यही वैज्ञानिक पद्धति है, सवाल पूछना, परखना, गलत साबित करने की कोशिश करना, और जो बच जाए उसे मानना। हमारी सेहत, हमारी खेती, हमारा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से निपटने की हमारी क्षमता, AI को रेगुलेट करना, अगली महामारी से लड़ना, ये सब हमारी वैज्ञानिक प्रणाली पर निर्भर है। उस प्रणाली पर जो सबूत बनाती है और उन सबूतों को कठोरता से परखती है। जैसा आर्ची कोकरेन ने कहा, दवा को ज्यादा फायदा करो, कम नुकसान के सिद्धांत पर चलना चाहिए। यही सिद्धांत सारे विज्ञान पर लागू होता है। और जैसा माइकल वोरोबे ने कहा, वैज्ञानिक का काम है हर परिकल्पना के टायरों को लात मारना, उसे गलत साबित करने की कोशिश करना। यही विज्ञान है, यही सच्चाई की तलाश है, और इसी तलाश में हमें लगे रहना होगा, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।